अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एवरीबॉडी। क्या हाल है? आई विश वी हैड समथिंग गुड टू टेल यू। लेके कराची के हालात जो है ना, हम हमेशा स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह की बात करते हैं और डकैतियों में लोगों को जो मारा जा रहा है, लेकिन अब तो बात ज़रा आगे बढ़ गई है और डेफिनेटली वो एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग जो है वो बढ़ गई है। और पता है क्या, लोगों को लगता है कि ये क्या इनसिक्योरिटी, फलाना इनसिक्योरिटी, पहले जैसे हालात तो नहीं है। ठीक है, पहले जैसे हालात नहीं है, लेकिन आपको पता है कि दोज हु हैव लिव्ड इन द ट्रॉमा ऑफ 90s इन कराची, अभी हमारे फैमिली में एक शादी थी और हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो बाहर सेटल हो गए हैं और उन्होंने कहा हमें कि हम इसलिए नहीं आए, एवरीबडी हैड अ प्लान, उनमें से कुछ फैमिलीज़ कि हम कराची के हालात से गैर मुतमईन हैं। ये तो हम आपको बताते रहते हैं कि हमारे दोस्त, हमारे कज़न्स, हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमसे फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या कराची के हालात ठीक है। अब देखिए, जो रह रहा होता है उसको ठीक ही लग रहा होता है कि चलो चल रहे हैं, हम तो जिंदा हैं। लेकिन जब आपको किसी और को बताना हो, वो कॉन्फिडेंस देना हो ना कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है आप आ जाए, वो ऑनेस्टली हम नहीं दे सकते। बिकॉज अभी कल की बात है, आपको बताते हैं कि इंतज़ामी मसाइल और स्ट्रीट क्राइम्स में ऑब्वियसली हम घिरे तो हुए हैं कराची में, लेकिन वाक़यात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और आपको बताएं कि कराची में डिफेंस के इलाके ख़याबान निशात में फ़हद बुख्ती और अली हैदर बुख्ती ग्रोह में फायरिंग के तबादले से फ़हद बुख्ती समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। नाउ इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद कराची, तो हम आपको बता दें कि ये रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, मतलब बिजी एरियाज़ हैं, और उसमें 2 ग्रुप्स की फायरिंग वाली बुख्ती फैमिली के ये नॉन पर्सनालिटीज़ हैं। नवाब अकबर बुख्ती का एक भांजा है, एक भतीजा है, दोनों कजन्स की लड़ाई है। और ट्रेजेडी पता है क्या है कि लड़ाई यहाँ शायद ख़त्म ना हो। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है ये कि आगे पता नहीं कितनी नस्लों तक चले और कितने लोगों तक फैले इसका दायरा। दिस इज़ द रियल ट्रेजेडी। दूसरी तरफ बहुत ही अलार्मिंग एक वाक़या हुआ है। कराची के मारूफ ताजर हैं, बिजनेसमैन हैं जुल्फ़िकार अहमद, 2 रोज़ से वो लापता हैं। अहले खाना ने सिंध हाई कोर्ट में पिटिशन दायर कर दी है जिस पर समाअत भी हुई है। उधर कल हमने आपको बताया था ना, बलोच कॉलोनी पुल पर फ्यूल से भरा ऑयल टैंकर करीब से गुजरती कार पर उलट गया था, जिसके नीचे कार में दबकर एक शहरी जाँ बहक हो गया था। दब ही गया पूरा टैंकर जो था वो। खैर अभी आपको दिखा भी रहे हैं, दीज आर डिस्टर्बिंग विजुअल्स वैसे तो मैं कहूँगी। सो ऑल दीज, ये हमने वो जिसको कहते हैं ना बड़े बड़े वाक़यात, ये हम बता रहे हैं, और बाकी छोटे मोटी क्राइम्स और स्ट्रीट क्रिमिनल्स तो अपने काम कर ही रहे हैं। लेकिन ये पहली जो बात की थी, ये जो 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हुई है, दिस इज़ द पॉश एरिया ऑफ कराची। इसमें मुतअद्दिद गिरफ्तारियां हुई हैं ऑलरेडी। ये रेजिडेंशियल एरिया ऑफ कराची है, मतलब लोगों के घर हैं इर्द गिर्द। आप सोचें कि जहाँ लड़ाइयाँ ये हो रही हैं कि फायरिंग हो रही है एक दूसरे पे, तो सिर्फ एक दूसरे पे ही तो नहीं हो रही। अच्छा, कार्रवाई क्या हुई है आज तक, मुझे बताइए। कि ये तमाम लोग, हमें पता है कि अपने साथ भारी भरकम गनों से लैस गार्ड्स और स्कॉट्स के साथ घूमते हैं। सिर्फ इन सड़कों गलियों पे बैनर लगा देने से, प्लेकार्ड्स चिपका देने से, नो डिस्प्ले ऑफ गन्स, आपको क्या लगता है लोग डिस्प्ले ऑफ गन्स बंद कर देंगे? आई एम सॉरी, वो जो बैनर्स हैं, इट्स अ जोक। इट इज अ जोक। इट इज अ लिटरल जोक। क्योंकि वो कोई ऐसी बड़ी गाड़ी यहाँ नहीं गुजरती जिसके पीछे एक और बड़ी गाड़ी में गनमैन ना बैठे हों, जिनकी यकीनन ऑलमोस्ट ऑलवेज बंदूकें, अगर आप अनफॉर्चुनेट इनफ टू बी बिहाइंड देम, अगर आपकी गाड़ी पीछे है तो वो बंदूक आप ही की तरफ होगी पॉइंटेड। और मुझे तो क्या? हमेशा यही होता है कि ये गलती से भी तो चीजें चली जाती हैं। ये वो नहीं है, ये पता नहीं कौन से बोर की क्लैशन कोफे होती हैं भाई जो लेके घूम रहे होते हैं। आप यही जो वाकया हुआ है, इनके साथ जो गनमैन होंगे उनका असलहा देख लें। क्या ये शहरों में रेजिडेंशियल एरियाज में इस तरह नुमाइश करके, कंधों पे लटका के, सामने रख के, हाथों में पकड़कर घूमना अलाउड होना चाहिए? वैसे पहले तो इसी चीज को बैन लगाए ना, बाकी ऑब्वियसली गन होगी तो चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, इसलिए तो लेके फिर रहे हैं ये। एनीवे, हम इसकी और मेरा ख्याल है कि ये तो उतार दें ये बैनर। अब्दुल्ला, हम जरा डिटेल में बाद में बात करेंगे बिकॉज़ इट्स आई गेस टू अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा जी, एक और आपने नोट किया होगा, एक और चीज जो फ्रस्ट्रेट कर रही है ना, हमें फ्रस्ट्रेट करने के लिए कम चीजें नहीं है। हमारा इंटरनेट इतना बकवास हुआ हुआ है आजकल, चलता ही नहीं है भाई। ये दिल से आवाज निकली है अब्दुल्ला की, बिकॉज़ वॉइस नोट पीछे नहीं जा रहे थे, आ रहे थे, तस्वीर कोई भेजते नहीं जा रही, आ रही कर ही नहीं सकते ना आप। व्हाट्सएप पे भी कोई तस्वीर भेजे, कॉल नहीं मिल रही है प्रॉपर्ली व्हाट्सएप के ऊपर, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा जी, और जहां वो एरियाज होते हैं ना, आपको पता है कि आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में, जिम में कहीं हैं जहां पे ऑलरेडी कम सिग्नल आने, वहां तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। अच्छा, ये राज जो है, ये सुस्त रवि ऑफ इंटरनेट का राज जो है, ये खुल गया है। और आपको बता दें कि हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया को काबू करने के लिए हुकूमत फायर वॉल सिस्टम की
आजमाइश कर रही है। बेसिकली दे आर ट्राइंग इट आउट। ये नई चीज़ है जिससे बिल्कुल हमारे इंटरनेट जो है वो स्लो हो चुका है। सोशल मीडिया सारिफीन को कुछ दिनों से तस्वीरें, वॉइस रिकॉर्डिंग, जिस तरह अभी आप भी बता रहे हैं, डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग, इसका सामना था, स्लो ब्राउजिंग बेसिकली इसका सामना था। और हुकूमत सोशल मीडिया पर पाबंदियों के लिए काफ़ी अरसे से सोच विचार तो कर रही है। इस पर बहुत बार हमारे फोरम पे भी बात हो चुकी है और कहा जा रहा है कि जो भी कदम उठाया जाएगा उसमें तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। ओके फाइन, सियासी जमातों को आप एतमाद में ले लें, और जो ये करोड़ों की आवाम है उनको भी कोई एतमाद में लेगा कि नहीं? वी डिपेंड ऑन। मेरी बात सुने, इसकी आजमाइश अगर शुरू हो गई है तो कब लेना है एतमाद में, जरा ये भी बता दीजिए। और कर क्या रहे हैं, जरा बी डिक्लेयर इट, जरा बी ओपन अबाउट। जब चीज छुप छुपीते होती है ना तो फिर उससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, उससे फिर सवालात जन्म लेते हैं, उससे फिर अफसोस भी होता है। सो आपने करना है, कोई मेरा ख्याल है कि इसके मुखालफत में नहीं है कि इंटरनेट पर जिस किस्म की सोशल मीडिया पर हरकतें होती हैं एट टाइम्स, दे शुड बी नॉट अ बैन बट दे शुड बी अ चेक एंड बैलेंस एंड सम लॉज। बेसिकली डू योर वर्क एंड कम अप विद अ बेटर प्लान, कहने का हमारा मतलब यही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का क्या कहना है, तो ये भी देख लें। अब हुकूमती सॉरी टू से, नहीं, अता तारर साहब की बात पे ही पूरी दुनिया में इस किस्म की इल्ज़ामात लगते हैं। ख़वातीन के साथ भी हरासा ऑन, बहुत कुछ हो रहा होता है। डू दे बैन द होल थिंग? क्या करते हैं वो लोग? तो आपको भी कोई, यू हैव टू कम अप विद सम बेटर आइडियाज। स्लोइंग डाउन द इंटरनेट और लोगों के लिए और मुश्किलात बढ़ाना इज़ नॉट द आंसर। भाई अब तक इज़्ज़त के कवानीन हैं और दीगर मामलात हैं, अगर सही पहले से मौजूद हैं। ये जो नए नए कवानीन लाने की कोशिश की जाती है ना, कवानीन तो आई वॉश है ना, वो तो आपको दिखाने के लिए, इसके पीछे एक्चुअली अज़ाइम ठीक नहीं होते। खैर, ज़राए के मुताबिक फायरवॉल सिस्टम का मकसद सोशल मीडिया पर जाली खबरों और रियासत मुखालिफ मवाद को ब्लॉक करना है। अब इस फिल्टरिंग सिस्टम के लिए तरक्याती बजट में 30 अरब रुपए से ज़ायद रकम भी रखी गई है। मतलब ये टैक्स पेयर का पैसा है ना, 30 अरब रुपए किसी काम में खर्च हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं है किसी को कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जाली खबरों और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का कोई हामी नहीं है। हम पहले भी ये बात करते रहे हैं, हमारा कांस्टेंट ये मौक़िफ़ रहा है कि ना जाली खबरों की कोई गुंजाइश होनी चाहिए, ना ही रियासत मुखालिफ एजेंडे की कोई गुंजाइश होनी चाहिए। लेकिन ये जो भी सिस्टम आप तनसीब कर रहे हैं, इसमें सिविल सोसाइटी, सहाफ़ती हलकों को थोड़ा सा कोई एतमाद में ले लें। बहुत से खदशात इससे जन्म लेते हैं। ऐसा ना हो कि हुकूमत जाली खबरों की आड़ में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दे। ये खतरा हमेशा मंडलाता है। या फिर जो जायज़ तनकीद हो रही है हुकूमत के ऊपर, वो आवाज़ बंद करने की कोशिश करे, क्योंकि इससे जमहूरी आज़ादियाँ मुतासर होती हैं। अच्छा। फिर अगर हर किस्म की आवाज़, मुझे पसंद नहीं है आपकी आवाज़, आप सच बोल रहे हैं लेकिन चूंकि मुझे पसंद नहीं है मैं आपकी आवाज़ बंद कर दूंगा, तो फिर क्या आवाज़ आएगी इस माशरे में? तो नहीं आनी चाहिए ना, तो आप समझ नहीं रहे बात को। एनीवे, हम जरा और पर्सपेक्टिव लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ हैं। उमर चीमा, वैसे तो हर चीज़ की कंपैरिजन विद द वेस्ट होता है कि जी वेस्ट में भी तो ये हो रहा है तो हमारे यहाँ भी हो गया, तो क्या है ये चीज़ जो है, ये किसी और दुनिया के मुल्क के साथ इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इंटरनेट ऑब्वियसली स्लो होने की वजह बिल्कुल सामने आ गई और वही फायर वॉल वाला चक्कर है, और वो अब इन्होंने बता भी दिया है। तो अब बुनियादी सवाल ये है कि जो सब हो रहा है ये किस कायदे कानून के तहत हो रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। और इससे जो हासिल किया जाएगा उसके बाद कौन सा कानून हरकत में आएगा, ये कंफ्यूजन है सारी। तो क्या ये सब वही पीका की छतरी के नीचे सब कुछ हो रहा है या कुछ और बन रही है चीज़? कोई चीज़ें अभी वजाहत तलब हैं। जैसे देखें कि जो बजट की अप्रूवल है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए थी। उनसे पैसे लिए गए, आगे ख़रीदने वाले, उसको फंक्शनल करने वाले, आगे उसके लिए वेंडर्स हायर करने वाले, वो कोई और महकमा था। जो कि इसमें यानी कि अभी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो उनमें अबहाम है, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो कानून के हवाले से भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि इस पर कौन सा कानून लागू होगा। ये पीका ऑर्डिनेंस के तहत इसको चलाएंगे, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि पीका लॉ के तहत ही ये फंक्शनल होगा। आगे जिस तरह एक जो डिजिटल क्राइम है उनके हवाले से कोई अथॉरिटी भी बनाने जा रहे हैं, तो शायद जो वो लीगल रजीम ला रहे हैं मे बी उसमें कोई ऐसी प्रोविज़न हो। तो ये एक नया सिस्टम है और इसमें जिस तरह मुख्तलिफ़ इदारे इन्वॉल्व हैं और कोई वजाहत से चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि किसने क्या काम करना है, तो ये भी चीज़, इस पर भी अभी एक अबहाम पाया जाता है।
अच्छा चीमा साहब, अब अगर हुक्काम ऐसा पूरा इंतज़ाम ला चुके हैं और सब कुछ मॉनिटर होगा और मुतनाज़िम मवाद फौरी ब्लॉक भी हो जाएगा, तो फिर तो मसला हल हो गया ना। तो फिर ये समझा जाए कि निज़ाम जब मुकम्मल नाफिज हो जाएगा तो उसके बाद हमारा एक्स भी खुल जाएगा, कोई पाबंदी भी नहीं रहेगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अभी जो हो रहा है ना, इसको कहते हैं कि सिस्टम के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए यानी कि एक तरह का आप समझें टेस्ट ट्रांसमिशन है कि ये कैसे चलेगा, और इसको सिस्टम के साथ अलाइन करने के लिए ये जो अभी एक्सरसाइज हो रही है वो हो रही है। ये कितनी लंबी एक्सरसाइज है अभी बताने वाले तो ये बताते हैं कि शायद इसको 1-2 हफ्ते लगेंगे और उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन यही है कि हमारी ओवरऑल जो हुकाम के बारे में हमारा एक अपना तजुर्बा है, जब तक चीज़ें हो नहीं जाती तो उनके बयानात जो हैं उनको हम एक शक की नज़र से देखते हैं कि क्या ये 1-2 हफ्तों का मामला है या इस पर को मज़ीद टाइम लगेगा। अच्छा, एक और चीज़ है उमर, इंटरनेट मॉनिटरिंग का एक और फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है, और अगर फाइनेंशियल डेटा तक रसाई हुई, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड भी हाथ में आ गया, तो इंटरनेट से जुड़े कारोबार पर क्या असर होगा? और सेफ्टी सिक्योरिटी भी तो एक कंसर्न है। जहाँ तक ये आपने फाइनेंशियल आस्पेक्ट की बात की ना, वो फाइनेंशियल डेटा के अलावा मेरे ख्याल है कि एक और चीज़ के जो लोग इस काम में मुलव्वस हैं, जो इंटरनेट बिजनेसेस में जो उनका इंटरनेट के रिलेटेड बिज़नेस है, वो ओवरऑल उनके ज़हन में तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद रहेंगे। जब आपको पता चले कि आप मॉनिटर किए जाते हैं, मॉनिटर किए जा सकते हैं, या कोई ऐसा सिस्टम है कि जो आपकी सर्विलेंस करे, तो इसका एक इम्पेक्ट तो आता है कि यहाँ चीज़ें इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, या इधर जो बिग ब्रदर वाला कॉन्सेप्ट है कि जो हर टाइम आपको वॉच कर रहा है, वो वाली उससे कोई बिजनेसेस जो हैं वो भी एक डिस्करेज भी होते हैं, और जो एक ग्लोबल लेवल पर ट्रांजैक्शंस हैं उन पर कोई इम्पेक्ट आ सकता है। ये इस तरह के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको किस हद तक दूर कर सकते हैं, ये वक्त बताएगा। ओवरऑल जो हमारी कैपेसिटी है इस तरह के कामों के लिए, कोई माजी से अगर कोई सबक लें तो कोई इतनी अच्छी नहीं है। शुक्रिया चीमा साहब आपका। लेट्स सी क्या होता है, कब ये आजमाइश खत्म होती है और हमारी आजमाइश खत्म होती है कि ज़रा सिस्टम बहाल हो जाए। सेंस तो होगी ना कि अगर आपको लगे कि आप सर्वेलेंस, यू आर अंडर सर्वेलेंस, तो आपने क्या ट्रांजैक्शन करनी है? आपको तो अपने क्रेडिट कार्ड्स और इस किस्म के क्रेडिट कार्ड तो बहुत छोटी चीज़ है, मतलब मैं और तो भी आम लोगों की बात कर रही हूँ ना। आम लोगों की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बेशक कारोबार कोई बहुत बड़ा ना भी हो। हुकूमती मौक़िफ़ लेते हैं। ज़रा बात करेंगे, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं तलाल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा हैं। शुक्रिया चौधरी साहब। बताइएगा, बिलाखिर हुकूमत ने वो कर डाला है जो हुकूमत का ख्वाब रहा है, यानी सोशल मीडिया सेंसरशिप की तरफ बाकायदा कदम उठा लिया गया है। क्या मजबूरी थी ऐसी? डू यू वांट इट टू बी PMLNs? PMLN मीन्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की लेगेसी, ये आप लोगों को कबूल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम जी। देखिए, सेंसरशिप और रेगुलेट करने में फ़र्क पता होना चाहिए, और नून लीग तो कभी भी सेंसरशिप या इजहार राय की पाबंदी के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि इजहार राय की आज़ादी के साथ खड़ी हुई है। मामला ये है कि पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त हर जगह है, और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें सोशल मीडिया 20 साल से ज़ायद अरसे से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उसको रेगुलेट करने के लिए कहीं कवानीन नहीं थे, कहीं सहूलतें नहीं थीं। और आपको पता है, बैंकिंग से लेके आम कारोबार से लेके आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका लोग इस्तेमाल करते हैं। लोगों को इस पे फ्रॉड भी हैं, इस पे पाकिस्तान और उसके ख़िलाफ़ फेक मुहिम भी चलाई जाती हैं, इसमें लोगों को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की जाती है। तो इस सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए कवानीन होने चाहिए, और अदारों के पास वो फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे वो कवानीन को नाफज कर सके। ये कभी भी नहीं सोचा कि किसी भी, वो सोशल मीडिया हो या मीडिया, उस पर सेंसरशिप हो, उस पर पाबंदी हो, ऐसा मुमकिन नहीं नून लीग के होते हुए। मुस्लिम लीग नून के होते हुए सर एक्स बंद है, पाबंदी है उस पे। आप तो बात ऐसे कर रहे हैं जैसे
कवानीन है ही नहीं। ये बड़ी अजीब बात लगी, क्योंकि अगर डिजिटल दहशतगर्दी कहें, फेक न्यूज़ वाला मामला कहें, हद तक कि इज्जत वगैरह की बात करें, तो ये सब कानून पहले से मौजूद हैं, अदालतें भी काम कर रही हैं। तो जो अहदाफ आपके जहन में हैं वो ऐसे भी हासिल हो सकते हैं अगर आप चाहें तो फिर अब ये एक नया कंटेंशियस निज़ाम क्यों, इसकी ज़रूरत अभी भी समझ नहीं आई। देखिए, कवानीन हैं, लेकिन आप देखें पाकिस्तान के बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव जो अदारे हैं उनके पास वो सहूलतें नहीं हैं कि जिससे वो सोशल मीडिया पर होने वाले क्राइम्स जो हैं उसकी इन्वेस्टिगेट कर सके। बहुत सारे हमारे लोग ट्रेंड नहीं हैं, बहुत सारी टेक्निकल सहूलतें उनके पास नहीं हैं, और ये सारी चीज़ें जब तक ना हो तो आप सोशल मीडिया या उसको इस्तेमाल करके जो गैर कानूनी काम होते हैं आप उस मुजरम तक नहीं पहुंच सकते। तो हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो तमाम टेक्निकल सहूलतें, वो कैपेसिटी बिल्डिंग और तमाम ऐसी चीज़ें अदारों को मुहैया करे। ये कैसे आप कह सकते हैं कि अगर सिपाही के पास बंदूक हो और उसको बंदूक चलानी आती हो तो इससे खुदा न खास्ता कोई बदअमनी कर सकता है? नहीं, उससे वो डाकू को, चोर को और राजन को अगर वो उस पर हमलावर होता है तो उसको रोकेगा या उससे अपना दफा करेगा। तो गुजारिश ये है, ये चीज़ों को हम कई दफ़ा हमेशा नेगेटिविटी, हमेशा ही नेगेटिव सोचना है, हमेशा ही उल्टा सोचना है, ऐसी आपको आगे चल के पता चलेगा। इस तरह की तलाल चौधरी साहब, अगर सिपाही के पास बंदूक हो और उसको चलानी ही ना आती हो तो क्या उसको एक और बंदूक दे देंगे? उसको सिखाएंगे ना। तो ये जो सारे लॉज हैं, जो छोटी बंदूक है उस पर ट्रेनिंग देंगे, ये एग्जांपल, या उसे बड़ी क्लैशनकोव उसके हाथ में, ये नहीं तुम्हें चलानी आती, आओ तुम्हें एक और दें, तुम्हें वो भी नहीं चलानी आएगी, फिर हम तो एक तोप दे देंगे साथ ही। अच्छा, ये आप वैसे आप इसके लिए भी तैयार है ना? आपको पता है कि कोई और भी कवानीन हो, पीका वाला भी आपने नाफिज कर दिया। पता ही होगा कि हमारी तारीख है कि जो कानून बनाता है ना, ऐसे रास्ते निकाले जाते हैं ना, उसके खिलाफ वक्त बदलने पर वही कवानीन इस्तेमाल होते हैं। तो मुस्लिम लीग नून ने तो ये खुद भुगता है। मुस्तकबिल में फिर आप तैयार हैं इस सब के लिए? मुझे ये बताइए, सोशल मीडिया पर कवानीन जो है उसके मुताल्लिक पूरी दुनिया में है, जहां इस्तेमाल होता है वहां कानून है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया बड़ी देर से इस्तेमाल हो रहा था, पीका का कानून बाद में बना। यानी क्या कानून नहीं होने चाहिए? और दूसरी बात, हद तक इज्जत, यानी दुनिया में हद तक लोग खबर देते हुए पूरी छानबीन करते हैं। यहां लोगों की इज्जत, पाकिस्तान का तमस्खर, पाकिस्तान का कौमी मफाद को धज्जियों में बखेर दिया जाता है और कोई पूछता नहीं है। मुझे ये बताइए, ये कवानीन पाकिस्तान में क्यों इन पर अमल नहीं होता? इसी वजह से फेक न्यूज़ है, इसी वजह से ये वो लोग फ़ायदा उठाते हैं सोशल मीडिया से, जो किसी से फ्रॉड करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान या पाकिस्तान के कौमी मफाद का नुकसान करना चाहते हैं, जो लोगों की इज्जत गलत खबरों से उछालना चाहते हैं। कवानीन नहीं होंगे तो कंट्रोल कैसे होगा? पीका हो या हद तक इज्जत का कानून। अगर किसी को इतराज है, हम तो सबको ऑन बोर्ड लेने को तैयार हैं। आइए अपना इनपुट दें, आइए इसको बेहतर बनाने पे हमारी मदद करें, आए बताएं कि दुनिया में क्या इससे बेहतर कोई कानून या इसमें किस तरह बेहतरी आ सकती है। बेहतर करने को तैयार है। गालिबन इसी वजह से एक्स भी बंद किया हुआ है, क्योंकि दुनिया भी ऑब्वियसली इसी तरह ही चल रही है, तो आओ हम भी बंद कर दें। स्टिल नॉट मेकिंग सेंस तलाल चौधरी साहब, लेकिन हम जरा आगे बढ़ते हैं और आप हमारे साथ हैं तो एक और बात आपसे पूछनी है कि हुकूमत ने रेडियो लाइसेंस फीस लगाने और मोटरवेज पर वसूल करने का प्लान जो है वो बनाया है। तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई इदारा मुनाफा ना दे रहा हो, खुद चल ना पा रहा हो, तो उसका बोझ भी हम उठाएं, बेसिकली अवाम उठाए। बात ये है, यहां हर बात का बतंगड़ बना दिया जाता है। क्या दुनिया भर में टैक्सेस नहीं है? क्या टैक्सेस नहीं होना चाहिए? क्या लोगों को टैक्स नहीं देना चाहिए? पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी की रेशो शर्मनाक हद तक कम है। ऐसा मुल्क कैसे चल सकता है जिसकी टैक्स टू जीडीपी की रेशो 9% हो? जो टैक्स देते हैं बहुत अच्छा करते हैं, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। जो टैक्स नहीं दे रहे, उनसे टैक्स लिए बगैर जो टैक्स दे रहे हैं, या ये मुल्क नहीं चल सकता।
ना गरीब का चूल्हा चल सकता है, ना पाकिस्तान के इदारे चल सकते हैं, ना पाकिस्तान चल सकता है। दुनिया भर में टैक्स देकर ही मुल्क चलते हैं और पाकिस्तान में टैक्स देने वालों की शरह इंतहाई कम है। इसको बढ़ाना होगा ताकि टैक्स पेयर से बोझ उठे, ताकि आम आदमी को मज़ीद सहूलतें मिल सकें, ताकि पाकिस्तान की तरक्की में वो हो सके। तो टैक्स दिए बगैर तो कुछ भी नहीं है। आप अपना टीवी ही देख लें, अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो ना हो अगर, तो ये कहाँ से तनख्वाहें देंगे, कहाँ से आपको तनख्वाह मिलेगी, कहाँ से ये चैनल चलेंगे। तो इसी तरह मुल्क को चलाने के लिए भी टैक्स चाहिए होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तलाल चौधरी साहब। लेकिन अगर रेडियो इटसेल्फ अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो वो अपने रेवेन्यू खुद जनरेट कर सकता है। चलिए, और दूसरा आपको तो इदराक है इस बात का कि टैक्स के बगैर मुल्क नहीं चल सकता और टैक्स ना देने वालों को टैक्स देना होगा। तो आप तो हुकूमत में हैं, क्या ऐसे इनकलाबी इक़दामात आपने किए हैं? मतलब कोशिश कर रहे हैं आप, लेकिन हम तो आपको पता ही है जियो पे कब से ट्रांसमिशन कर रहे हैं, आखिरी मौका है कर डालिए, आखिरी मौका है कर डालिए। ये कंप्लेन तलाल चौधरी साहब की कंप्लेन नहीं लगती, क्योंकि जो सैलरी क्लास है वही टैक्स दे रही है, उन पे फिर दोबारा टैक्स आ जाएगा और फिर 3-4 दिन बाद एक और टैक्स आ जाएगा। मतलब वो ही हैं, इट्स अ ग्रुप जो टैक्स पे टैक्स देंगे, लेकिन मजीद लोग उसमें ऐड नहीं किए जाएंगे। क्लास हो गई या इंडस्ट्री हो गई, आपको पता है ये अच्छा, सारे लोग हैं, लेकिन बहुत से अभी ऐसे लोग हैं जिन पे ज्यादा ऐसे लोग हैं जो टैक्स नहीं दे रहे हो। अच्छा जी, आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस का आलमी दिन 28 जुलाई को मनाया जा रहा है। इस बार का थीम ये है कि अब एक्शन का वक्त आ गया। सो द टाइम फॉर एक्शन इज़ नाउ। हेपेटाइटिस का दिन मनाने का मकसद इस खतरनाक मर्ज की रोकथाम के लिए इक़दामात और आवाम में आगाही पैदा करना है। और आपको पता ही है हमारा 28 को संडे बनता है, हमारा शो तो होगा नहीं, तो हमने सोचा आज ही इस पर बात कर लें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इसके मरीज़ हैं जिनकी तादाद 88 लाख है, जबकि 38 लाख अफराद हेपेटाइटिस बी से मुतासर हैं। मजमूई तौर पर 1 करोड़ 26 लाख ये तादाद बनती है। हर लाख 1.5 लाख अफराद इसमें मुब्तला हो रहे हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें ट्रांसफ्यूजन, सर्जिकल ऑपरेशन, इस्तेमाल शुदा ब्लेड, अताई डॉक्टर, अताई डेंटिस्ट, नाई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ज़रा हम आपसे ज़ाहिर आगाही भी लेना चाहेंगे और आप जानना भी चाहेंगे कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि इस सूरत हाल में कहीं बेहतरी आ सके। एक तो सबसे पहले ये कि जब लोगों को पता लगता है कि वो इस मरज़ में मुब्तला हैं, वो आधे वैसे ही मर जाते हैं। वो वैसे ही समझते हैं कि उनका दी एंड हो रहा है। तो ये भी बता दें कि इज देयर एनी कमिंग बैक फ्रॉम हेपेटाइटिस बी एंड सी खास तौर पे? बहुत शुक्रिया जी। ये हेपेटाइटिस बी और सी खुसूसन इन पे हम फोकस करके बात करते हैं। दुनिया भर में जो ममालिक जिनके यहाँ सबसे ज़्यादा बर्डन है हेपेटाइटिस बी और सी का, उसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त कह लें या पहले 4-5 ममालिक में इसका शुमार होता है। दूसरी बात जो आपने जिक्र किया वो बहुत ज़्यादा अहम है, वो ये कि हेपेटाइटिस के बारे में एक इम्प्रेशन था और है कि जी अब ये हो गया तो अब कुछ नहीं हो सकता। खुसूसन हेपेटाइटिस बी के बारे में आपको बता दूं, एक तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचाव के लिए बेहतरीन वैक्सीन मौजूद है, उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए जी। अब तो बच्चों के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें हेपेटाइटिस की वैक्सीन मौजूद होती है, बी की। जी बिल्कुल। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसमें किसी किस्म की हिचकिचाहट या हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो तो हो गया हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस सी के बारे में ज़रा बात करते हैं। एक वक्त था कि हेपेटाइटिस सी का इलाज या था नहीं, या इतना महंगा था और मुश्किल था, और उसमें जो सक्सेस की रेशो थी वो कम थी। आज ये दिन है कि हेपेटाइटिस सी का इलाज मुकम्मल तौर पे दवाइयों पे आ गया, यानी उसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगने, सेफ दवाइयाँ हैं और क्योर रेट्स जो हैं वो 95, 98, 99% के करीब उसमें पहुंच चुके हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर किसी को हेपेटाइटिस सी हो भी जाए तो उसका बर वक्त इलाज जो है वो किया जाए तो 99%, 98% चांस है कि वो क्योर हो जाएगा, मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। तो किसी किस्म की जो पेसिमिज्म है, ये जो कसमपुरसी में हम शामिल, वो नहीं, उसकी कोई ना जगह रही है ना उसका जवाब रहा। क्या इसका इलाज बहुत महंगा है? क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता ही है हमारे मौशी हालात क्या हैं, और ज़्यादातर ऐसा लगता है कि गरीब आदमी जो पहले ही इतने मुश्किल में घिरा हुआ है, अगर उसको हो जाए तो वो तो नहीं अफोर्ड कर पाता कुछ भी। एक वक्त था कि जब ये नया इलाज, ये जो नई दवाइयाँ, जो इफेक्टिव दवाइयाँ हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो डायरेक्टली एक्ट करती हैं, वायरस को बराह रास्त मारती हैं, जब ये आई तो ये लाखों डॉलर में बात थी, ठीक।
आज ये हज़ारों रुपयों की बात है, और इसमें जो रिसर्च हुई है और जो फार्मा इंडस्ट्री ने इसमें काम किया है और ग्लोबल एंटिटीज़ जो हैं जिन्होंने हेपेटाइटिस को ख़त्म करने के लिए अपना मिशन संभाल रखा है, उन सब की मिल के एफर्ट से इसकी कीमत जो है वो बहुत एक अफोर्डेबल लेवल पे आ चुकी है। और बहुत से मुख्तलिफ इदारे भी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इसमें मावनत करती हैं आपके इलाज का, अगर आप खुद ना करवा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसा मॉडल, कोई एग्जाम्पल किसी मुल्क का हमारे पास है जहां उन्होंने बड़ी अच्छी तरह हेपेटाइटिस सी को ख़त्म कर दिया हो, एलिमिनेट कर दिया हो? हेपेटाइटिस सी की एलिमिनेशन का एक मौजूदा मॉडल है जो इतना ज़बरदस्त सक्सेस है कि मैं आपको बता नहीं सकता, और दुनिया इस पे बात कर रही है, और हेपेटाइटिस की दुनिया में उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर रखा जा रहा है। वो है मिस्र, इजिप्ट। क्या किया इजिप्ट में हेपेटाइटिस की शरह हमसे ज़्यादा थी। इजिप्ट ऐसा मुल्क था कि एक वक्त के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, शायद 5, उनमें से शायद 4 ऐसे थे जिनको हेपेटाइटिस था, यानी ये हाल था उनके हेपेटाइटिस का। फिर उन्होंने एक कौमी प्रोग्राम तरतीब दिया जिसमें सारी पॉपुलेशन को उन्होंने स्क्रीन किया, उसमें से जो पॉजिटिव आए उनको टेस्ट करके उनका इलाज किया। 98-99% लोग जो हैं वो क्योर हो गए, और इजिप्ट जो टॉप ममालिक की लिस्ट है उससे गायब हो गया। और दुनिया में ये एग्जाम्पल कोट हो रही है, और हर एक की नज़र अब किधर है? हर एक की नज़र अब पाकिस्तान पे है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान में पूरी आवाम को टेस्ट किया जाए, और हम इजिप्ट का एग्जाम्पल लेते हुए और फिर हम उस बात से आगे बढ़े? डू यू सी दैट हैपनिंग? इज इट इवन डूएबल? इट इज़ कम्प्लीटली डूएबल। थोड़ा पैसा और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट होगी हमारी पब्लिक हेल्थ में, ये वेल वर्थ दी एफर्ट होगी। आप ये देखिए कि कोविड में नहीं पैसा लगा, इन्वेस्ट किया आपने, सिस्टम्स में इन्वेस्ट किया, वैक्सीन लाए, लोगों को एजुकेट किया, वैक्सीनेशन सिस्टम को रोल आउट किया, हो गया ना। यहाँ भी हो सकता है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पे नज़र है सारी दुनिया की। वो लोग समझते हैं कि यहाँ ये डूएबल है। देखिए, डिटेक्ट करने के तरीके मौजूद हैं, इलाज के तरीके मौजूद हैं, इलाज इफेक्टिव है, सेफ है, क्या रह गया? डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ये जिन मराकज़ से फैलता है, जाहिर है चाहे वो अताई डॉक्टर हों, सर्जरीज हों, या फिर सबसे ज़्यादा तो दंदान साज, मतलब गली कोनों में बैठे हुए हैं, स्टेरिलाइजेशन का कोई पता नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। हम तो अभी उसकी रेगुलेशन की तरफ नहीं आए हैं। अब प्रिवेंशन पे आ जाते हैं जी। शायद हमें पहले प्रिवेंशन की बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल चलें, वो बात चूंकि उस तरफ निकल गई, हमने बात कर ली। कहते हैं ना कि मर्ज हो ही ना पाए तो उससे अच्छा है, उससे अच्छी क्या बात है, इलाज भी नहीं करवाना पड़ेगा। तो प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे अहम हिस्सा है, मैं कहूँगा सबसे पहले तो हम खुद अवाम हैं। पाकिस्तान में औसतन 6-7 टीके हर शख्स को एनुअली सालाना लगते हैं। ग्लोबल एवरेज 3-3.5 के करीब है। इसका मतलब है कि बहुत सारे जो इंजेक्शन और टीके हमारे मुल्क में लग रहे हैं वो अननेसेसरी हैं। तो एक तो हमने अपना ये जो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है इसको चेंज करना है, आवाम को एजुकेट करना है कि सिर्फ इंजेक्शन उस सूरत में लगना है जहां वाकई ज़रूरत है, जहां दूसरी दवा से उसका इलाज होता हो, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात आपने उसका खुद जिक्र कर दिया, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है, और सारा, मैं किसी एक तबके या एक सेक्टर को इसमें कसूरवार नहीं ठहराना चाहता। मैं समझता हूँ कि सारा हेल्थ सेक्टर जब तक इस चीज़ की कलेक्टिव ओनरशिप नहीं लेगा, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हस्पताल हैं, दंदान साज हैं, अताई हैं, जो भी हैं, सबको ये समझना है कि ये कौमी मसला है, और इसमें ये सुइयों का दोबारा इस्तेमाल होना, एक दफ़ा जब सुई लग गई, किसी को नीडल लग गई, उसको फेंक दें, उसको दोबारा इस्तेमाल ना करें प्लीज। उस थोड़े से पैसे की खातिर किसी की जान खतरे में मत डालें। मैं आपको बताऊं कि एक इसमें और हमने इंटरवेंशन की थी जो अब अपनी पूरी फॉर्म में इंशाल्लाह आ चुकी है, वो ये कि जो ये डिस्पोजेबल सिरिंजेस हैं ये ऑटो रीयूज ना हो सके, वो टेक्निकली लॉक हो जाती हैं। राइट जी। तो अब बेशतर जो इस वक्त सिरिंजेस मिल रही हैं सिस्टम में वो उस किस्म की हैं। तो ये छोटे छोटे बहुत से इक़दाम हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि और लोगों को खुद तकाजा करना चाहिए कि भाई आप सिरिंज मेरे सामने खोलें, ब्लेड मेरे सामने खोलें, फिर इस्तेमाल करें। That's all the time we have. Thank you for being with us. खानम हॉस्पिटल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। इस सारी चीज़ की बेसलाइन ये है कि लोगों में खुद भी थोड़ा सा शऊर होना बहुत ज़रूरी है। ये तालीमी निज़ाम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक हम आहंग किए बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, और इसी सोच के तहत पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पंजाब में 300 पब्लिक स्कूल में मिडिल मैट्रिक और इंटर में
टेक का सब्जेक्ट या उसके कोर्सेज या उससे रिलेटेड पढ़ाई ज़रा और इंट्रोड्यूस की जा रही है। मुतारिफ तो मैं कहूँगा पहले भी थी, मगर उसको एक्सपैंड किया जा रहा है। बिल्कुल, अब किस तरीके से एक्सपैंड किया जा रहा है ये ज़रा हमें पता करना है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। और मुख्तलिफ तहसीलों में 2 टेक एजुकेशन सेंटर्स भी बनाने का मंसूबा है, विच इज़ ग्रेट। जी राना सिकंदर साहब, रिवायती तौर पर हमने देखा है कि मैट्रिक वगैरह में साइंस और आर्ट्स की ऑप्शंस होती हैं, और हमारे ज़माने में कंप्यूटर साइंस भी होता था, लेकिन अब उससे ये टेक क्या है? हाँ, बात जरा आगे चली गई है, टेक का ऑप्शन भी है। ये कैसे सोचा, ये एग्जैक्टली क्या है, बताइएगा। मैट्रिक जो है और मिडिल भी, मिडिल टेक, मैट्रिक टेक और इंटर टेक हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो उसमें टेक्नोलॉजी एंगेज्ड है, उसमें स्किल्स एंगेज्ड हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज कवर्ड है, उसमें सस्टेनेबिलिटी पे हम चीज़ें सिखा रहे हैं, कोडिंग आसान तरीके से, पाइथन आसान तरीके से, रोबोट्रॉनिक्स। तो इसमें ना सिर्फ फॉर्मल बल्कि नॉन फॉर्मल को भी इंक्लूड कर रहे हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह मिडिल टेक इस साल से स्टार्ट कर दी है और अगले आने वाले सालों में हम यही प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं सारी दुनिया के लिए कि वो जो लोग कहते हैं कि इनका FA मैट्रिक जो है वो दुनिया में रिकग्नाइज नहीं है, तो हम दुनिया से अलाइन करके वो डिग्रीज देना चाहते हैं कि हमारे बच्चे दुनिया में जिस जगह पे हों तो वो इनोवेशन के अंदर भी एक्सेल करें और उनकी डिग्रीज की एक्सेप्टेबल। अच्छा राना साहब, हाउ डू यू फाइनेंशियली प्लान इट? ज़ाहिर है बहुत पैसे का काम है, अगर मौजूदा स्कूलों को अपग्रेड करना है, ये सेंटर्स कायम करने हैं, ये पैसा चाहिए होगा, कहाँ से अरेंज होगा? ये बहुत अच्छा सवाल था जी। मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हमें 1 रुपया भी एडिशनल बिल्डिंग्स पे रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए पॉलिसी में बेहतरी लाना ज़रूरी होती है। हमारे पास ऑलरेडी 600-700 के करीब जो स्कूल्स करीब थे एक दूसरे के, मर्ज स्कूल्स की बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं। तो नॉन फॉर्मल और लिटरेसी में हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम उन मर्ज स्कूल्स को, जो हम एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम बच्चों को करा रहे थे, उनके अंदर हम उन बच्चों को ग्रेड 5 तक पहले एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, फिर ग्रेड 8 तक उन्हें इनेबल करें कि हम उन्हें मिडिल टेक की चीज़ें पढ़ाएं। और फिर जो हमारे मेन स्कूल्स हैं इसी में हम स्ट्रीमलाइन करेंगे ग्रेजुअली। मिडिल टेक से हम अगले साल पे हम ले जाएंगे, जिसमें हम इंशाल्लाह इंटर और मैट्रिक के बच्चों को उन्हीं मेन स्कूल्स के अंदर एज ए थर्ड ऑप्शन टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे आर्ट्स और साइंस के साथ। तो इसमें कोई एडिशनल बड़ी कॉस्ट इंकर्ड नहीं है। करिकुलम अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है, स्कूल बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं। जो एडिशनल बिल्डिंग्स हैं वो नई बनाने की बजाय जो 600-700 मर्ज। ये भी बताइएगा, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब मंसूबे जो होते हैं ये एक लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है। जाहिर है तब्दीली होगी तो लॉन्ग टर्म ही चलेगा मामला, लेकिन इस वक्त की सियासी सूरत हाल को भी तो सामने रखना होगा। तो ये बताएं कि अब क्या पता कि हुकूमत कितने माह चलेगी, नहीं चलेगी, कैसे चलेगी। तो इस तरह ये मंसूबे का रिस्क लेना आपको सही लग रहा है कि ये शायद ख़त्म हो जाए, चले ही ना आगे? मैं ये समझता हूँ कि जो मैंडेट हमें दिया गया, इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट 5 years एंड इन दी सुपरविजन, गाइडेंस एंड हार्ड वर्क ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ, हम अपने बच्चों को इनेबल करेंगे, बुनियाद रखेंगे। और फिर इंशाल्लाह हमारे सामने ही अगले आने वाले 1 से 2 साल में जब वो बच्चे ग्रेजुएट होंगे मैट्रिक में, जब वो ग्रेजुएट होंगे इंटर में, तो आप सब देखेंगे कि वो स्ट्रीम्स जिनके अंदर दुनिया में डिमांड है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग फ्राम होम, इन टर्म्स ऑफ HR फ्राम देयर, और वो जो ज़र मुबादला इंशाल्लाह पाकिस्तान भेजेंगे, आप उसमें देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की हैं जो इस गवर्नमेंट ने शुरू की। और ये कहना कि ये गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा नहीं करेगी, मैं एब्सोल्युटली एग्री नहीं करता। ना सिर्फ हम टाइम पूरा करेंगे बल्कि हमने दिखा दिया कि 76 साल में जो 2 डिसिप्लिन पढ़ाए जा रहे थे, तीसरा इस साल ऐड किया और इंशाल्लाह अगले आने वाले 1-2 सालों में एक और चौथा डिसिप्लिन भी ऐड करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन भी मिल सके और जैसा मैंने कहा कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी हो और ट्रांसलेशन भी हो। होपफुली बहुत आपका ये प्लान तो अच्छा है, होपफुली इसको इम्प्लीमेंट भी आप कर पाएँ और बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके होगा। हमारे साथ ही काश मुश्ताक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो निशात पे कराची में DHA में वाक़या हुआ है। इट इज़ अ प्रैक्टिकल शूट आउट जो कि 2 पार्टियां आपस में लड़ी हैं, और मैं कुछ ग्रुप हैं फेसबुक पे, उसकी वीडियोस, तस्वीरें, और लोग कह रहे हैं कि वी आर ट्रॉमेटाइज्ड, हम अपनी खिड़की से नीचे डेड बॉडीज पड़े हुए देख रहे हैं। अच्छा, ये कुछ नई फुटेज भी आई है, कुछ पुरानी भी है, हम ज़रा इस पे बात भी करेंगे ज़रा डिटेल में।
इस पे हम तफसील से बात कर लेते हैं फिर, क्योंकि जान गई है अब्दुल्ला, एक सेकंड, ये फुटेज हमने अब चलाई है कि लोग जरा देख लें। ये अभी अभी मौसूल हुई है एक्चुअली। ये ताज़ा एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं जो आप जियो न्यूज़ पर देख रहे हैं। इस शूट आउट में 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ है, लड़ाई हुई है। फहद बुख्ती और अली हैदर बुख्ती के गिरोह थे। फायरिंग के तबादले में फहद बुख्ती समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मुतअद्दिद गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अली अकबर बुख्ती और फहद बुख्ती आपस में कजन्स हैं और नवाब अकबर बुख्ती के भांजे और भतीजे हैं। अच्छा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर 2 और केसेस भी हुए, हमने पिछले घंटे में उसकी बात की थी। तो वी आर गोइंग टू आस्क आवर कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ हु इज सिटिंग विद अस। काशिफ, ये फिल्मी सीन लग रहा है। आई एम सॉरी कि 2 ग्रुप्स मिले हैं। क्या एक दूसरे को चेस कर रहे थे या डिसीजन थी कि हम इधर मिलके बात करेंगे या मारने के उससे ही आए थे? क्या हो रहा है? देखिए, इनकी कोई पुरानी दुश्मनी है जो तफ्तीशी हुकाम है। अब तक उनकी तफ्तीश में ये पता चला है कि इनकी पुरानी दुश्मनी थी। पुरानी दुश्मनी पे इन्होंने डिसाइड किया था एक पॉइंट के, इस पॉइंट पे हम गैदर होंगे और उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरह ये पहुंचते हैं, जो सीसीटीवी भी हम देख रहे हैं कि ये पहुंचते हैं और उसके 10 सेकंड बाद ही जो है आपस में ये गाड़ियों से मुसल्लह अफराद उतरते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो इट्स मीन कि पहले से ही ये डिसाइडेड थे दोनों ग्रुप्स एक तो आपस में कज़न्स हैं, बुख्ती फैमिली से इनका ताल्लुक है और इन्होंने उतरते साथ ही फायरिंग की और अंधाधुंध फायरिंग की है। जब ये सीसीटीवी एंड पे आप देखेंगे तो उसमें बाकायदा भगदड़ मचते हुए भी दिखाई दे रही है कि लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। तो ये एक तो इन्होंने एक पॉइंट ऐसा पिक किया कि जिसमें देखा जा सकता है कि एक सुनसान गली को इन्होंने चुना कि यहाँ जो है हम इसको एंड करेंगे, गाड़ियाँ रोकेंगे। रोकते साथ ही इसमें से मुसल्लह अफराद उतरते हैं। उतरने के बाद वो फायरिंग करते हैं और कुछ लोग नीचे गिरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस गली में जो पहला शॉट है उसमें बच्चे फैमिलीज गुजर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही मतलब ये कोई रात के 3 बजे का वाकया नहीं है, ये एग्जैक्टली किस टाइम हो रहा है, क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल एरिया है। बिल्कुल ऐसे ये 11:40 पर जो है इनकी गैदर हुई है यहाँ पर और उसके बाद ये तकरीबन 11:50 पर ये फायरिंग का वाकया रिपोर्ट हो गया। उसके बाद लोग यहाँ ज़ख्मी हुए और जो इनिशियली रेस्क्यू काम या फिर तफ्तीशी काम में बताते हैं कि तमाम तर लोग अपनी ही गाड़ियों में दोबारा लोड किए हैं और उनको लोड करने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इनमें से एक की डेड बॉडी जो है वो पुलिस हुकाम ने फैमिली के हवाले कर दी है। बाकी का पोस्टमार्टम जो है वो जो फहद बुख्ती हैं, जो उनके भतीजे हैं, उनकी डेड बॉडी कर दी है। उनकी डेड बॉडी है। इनकी रिहाइश भी इधर, ये मतलब ये आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये यहाँ ये इस लड़ाई के लिए आए थे या रहते भी कहीं आसपास? क्योंकि सड़क पे तो बात नहीं होगी ना, कोई फ्लैट होगा, कोई कुछ होगा, ऑफिस होगा। ये काफ़ी अरसे से डीएचए के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ ये रह रहे थे और इनका काफ़ी अरसे से, इससे पहले भी ये इस तरह आपस में मिल चुके हैं। इनकी तल्ख कलामियाँ हो चुकी हैं। जो तफ्तीशी काम है DIG साउथ है हमारी, उनसे जब इस पर तफसीली बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि इन्होंने आज भी इसी तरह का प्लान किया था कि हम बैठेंगे और बात करेंगे। लेकिन जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह आप देख सकते हैं सीसीटीवी में भी कि एकदम से डबल केबिन गाड़ियाँ आके रुकती हैं और फौरी से ये तमाम तर मामला हो जाते हैं। बिल्कुल, इनको देख के लग रहा है कि बातचीत अगर कभी कोई होनी होती उसका टाइम निकल गया और अब हम ये आज अच्छा, ये फहद बुख्ती तो मारा गया, अली हैदर की क्या जख्मी है? नहीं, इसमें वो हैं, उनके 3 लोग जो हैं वो इसमें जांबाक हुए हैं, वो खुद सेफ है उसमें। अच्छा, इसमें जो है फहद बुख्ती और इसके समेत इसका एक और जो साथी था वो इसमें मारा गया है। तो एक ग्रुप के 2 लोग मारे गए, एक ग्रुप के 3 लोग मारे गए। हम डिफेंस और क्लिफ्टन की बात करें, हुमा आप भी बात कर रही थी, एक्सट्रीम स्नैप चेकिंग है। गुज़श्ता 1 हफ्ते से हम नोट कर रहे हैं, CVU पे भी नाका है, फलाना जगह भी नाका है। मतलब पुलिस की इतनी नफरी है, इतनी पुलिस की नफरी के बावजूद, एंड इट वाज अनयूजुअल। हम और मैं, हम दोनों करीबी रहते हैं तो हम यही आपस में इस वाक़े से पहले बात कर रहे थे कि बड़ी अनयूजुअल नफरी आजकल नजर आ रही है। क्या है कि लोग ये गने, ये जंगी असलहा है, मतलब ये वेपन्स जो है ना, ये कोई वॉर असॉल्ट वेपन्स टाइप के सड़कों पे पीछे डालों में ये जंगी असलहा लेकर जा रहे होते हैं। ये कल्चर है ना, ये कल्चर हमने देखा है, इस पे कोई क्यों नहीं हाथ डालता? बिल्कुल अब्दुल्ला, आपने अच्छा पॉइंट उठाया। इस सीसीटीवी में आप ये देख सकते हैं कि असला किस तरह का इस्तेमाल हुआ और कितना जदीद वो असला है जो इनके पास था। अच्छा, जब पुलिस हुकाम से हम बात कर रहे हैं, SSP साउथ से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से कहा गया कि ये इनके गनमैन हो सकते हैं। लेकिन गनमैन अगर ये इनके हैं, किसी एक गनमैन ने जो SOP होती है वो फॉलो नहीं की हुई है। सारे सिविल ड्रेस में आपको नज़र आ रहे हैं और कोई इनमें इनके गनमैन की जानिब से तो फायरिंग हुई ही नहीं है। तमाम तर लोग जो गाड़ी के इनसाइड और आउटसाइड सवार थे
उन लोगों ने आपस में ये फायरिंग की और फायरिंग करके उनका मोटिव ही यही था। और ये बाकायदा ये इलाके मकीन जब हम वहाँ पहुँचे थे हमने देखा था कि वो कहते हैं कि ये इलाका गूंज रहा था बाकायदा कि बिल्कुल ऐसे ही है कि इतनी कोई रागीर तो जख्मी नहीं हुआ इसमें, कोई रागीर जख्मी नहीं हुआ। ये एक मिरेकल है बाय द वे, इतना अगर गन पावर और ये यूज हो रहा हो तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें इर्द गिर्द कुछ आम आवाम भी नजर आई है। पुलिस वाले जो नाकों पे मोटरसाइकिलों वालों को रोक रहे होते हैं उन्हें ये डाले और इसमें पीछे बैठे हुए गनमैन नहीं नजर आते, बट दे वुड दे डेयर स्टॉप देम? शायद नहीं, क्योंकि असर और रसूख वाले लोग होते हैं, बिल्कुल ऐसा भी है, कनेक्शंस भी होते हैं, ऐसा भी है। और साथ साथ जब इनको रोकते हैं तो जाहिर सी बात है ताल्लुकात भी होते हैं, फिर साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि हमारे पास ये जो लाइसेंस्ड वेपन्स हैं तमाम तो इसलिए करिए हमारी दुश्मनियां हैं। जब ये कल ये वाकया हुआ तो 2 जगह पे बाकायदा प्रोटेस्ट की सूरत हाल भी बन गई थी। एक जिना हॉस्पिटल के बाहर जहां इनकी डेड बॉडीज लाई गई और जख्मियों को लाया गया, और फिर जहां इनका आबाई ताल्लुक है बलूचिस्तान में, वहां भी बताया गया कि सड़क ब्लॉक की गई बुगटी कम्युनिटी की जानिब से और बाकायदा इस पर एहतजाज किया गया है। तो इनका असर वसूख तो ना सिर्फ कराची में, एक और चीज ये बात अब लग रही है कि इधर रुकने नहीं वाली, क्योंकि एक साइड का एक बंदा तो गया, मेन बंदा तो गया, तो दूसरी साइड का मेन बंदा बच गया। तो ये आप किस तरह इसको अनफोल्ड होते हो? यहाँ मरने मारने पे आ गए हैं और एक साइड ऑब्वियसली खत्म हो गई है, दूसरी है मतलब तस्वीर होगा या बदला होगा। आई एम जस्ट थिंकिंग, आप कह रहे हैं कि पुरानी दुश्मनी है, तो ये तो पुरानी दुश्मनी तो चल रही है अभी तक, तो रुकने नहीं वाली। बिल्कुल ऐसा ही है, ये पुरानी दुश्मनी चल रही है और मजीद चलती भी रहेगी। अभी तो पुलिस की जानिब से ये भी कहा गया है कि दोनों पार्टियों की जानिब से 2 मुकदमा इसके दर्ज होंगे। जब ये मुकदमा दर्ज होंगे उसके बाद फिर मजीद चीज़ें भी सामने आएंगी। उसके बाद जो ये दुश्मनी जो इनिशियली तौर पर तफ्तीशी हुकाम को ये लगता है कि ये मजीद बढ़ेगी और इनकी दुश्मनियाँ इसी तरह, जब हम तफ्तीशी हुकाम से बात करते हैं या SSP से बात कर रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि इनकी दुश्मनियाँ कई सालों से चलती आ रही हैं और वो शायद ऐसे ही चलती रहेंगी। ये मुकदमों पे तो ये नहीं लगता कि ये सुनते हैं, इनको मैटर नहीं करता, ये तो खुद ही आके अपना फैसला लेते हैं। मुकदमा कौन करेगा? मुकदमा अगर इनकी फैमिलीज की जानिब से करवाया गया कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सरकार की मुद्दत में 2 मुकदमा ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है। मगर एक और वाकया जिस पे बड़ी तशवीश है, पर्टिकुलरली ताजर बिरादरी को, कराची हब है इकोनॉमी का हमारे, इतनी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इतने बड़े कारोबारी अफराद हैं, मारूफ ताजर गायब है। जुल्फ़िकार अहमद साहब, बिल्कुल, ये जुल्फ़िकार अहमद अपने एक दोस्त के साथ जो है वो लियारी एक्सप्रेसवे के करीब एक इलाका है आगरा ताज का, वहाँ से ये गुजर रहे थे माड़ीपुर के करीब से। वहाँ से इनको पिक किया गया अपने दोस्त के हमरा, एक डबल केबिन गाड़ी आई है उसमें इनको लेकर गए हैं और उसके बाद इनके दोस्त को चंद कदम दूर जाके उतार दिया और इनको अपने साथ ले गए और अब तक लापता हैं। कितने दिन हो पुलिस के ये इसको 2 दिन गुजर चुके हैं। किसी ने पे शक है फैमिली को? फैमिली की जानिब से पुलिस ने कहा कि कोई शक है या कोई चीज़ है या फिर आप इसका मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं, तो फैमिली ने मना किया। फिर पुलिस की जानिब से जिस दोस्त ने ये तमाम तर कार्रवाई के बारे में बताया, उस दोस्त की मदयत में मुकदमा दर्ज करना चाहा तो उन्होंने भी मना कर दिया कि हम मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहते। इसकी एक एप्लीकेशन जो है, जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये कलरी थाने की हदूद में जमा करवाई गई थी। हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, कोर्ट से रुजू बिल्कुल, लेकिन आज इसका जो है वो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। फैमिली एग्री हो गई है। हमारी कुछ देर कबल ही जो है वो SSP से भी बात हुई है तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इसका बाकायदा मुकदमा भी करेंगे। जाए वकुआ की मेन की जो CCTV फुटेज है वो नहीं मिली है, मतलब तशवीश होनी चाहिए वज़ीर आला को, गवर्नर को, सबको तशवीश होनी चाहिए, बिकॉज़ कराची में कोई ताजर इस तरह उठाया जाता है। और फिर इसमें इतने दिन भी गुजर गए हो, लेकिन ये भी एक सवाल बनता है कि फैमिली क्यों नहीं इस पे मुकदमा कराना चाह रही थी? मतलब ये सवाल ये है ना, ये क्वेश्चन जरूर है। एक तो फैमिली, दूसरा जो आई विटनेस था, आई विटनेस की मुद्दत में पुलिस ने चाहा कि हम मुकदमा दर्ज कर लें, लेकिन उसने भी डिनाई कर दिया। लेकिन अब एग्री कर गए हैं, आज इसका मुकदमा होगा, मजीद इसकी तफ्तीश की जाएगी। और जो जाए वकुआ है उसकी CCTV फुटेज पुलिस की जानिब से नहीं मिली है, वहाँ कोई कैमरा ऐसा नहीं था, लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है कि हमें रूट की जो है वो CCTV मिल गई है, तो उस रूट के हवाले से हम मजीद चीज़ें उन पर तहकीकात तो इसलिए भी हो गया क्योंकि इतने दिन गुजर गए, बात इतनी फैल गई है कि मुकदमा बनता था। अब वो बताएं कि वो जो टैंकर, कल भी हमने ये फुटेज दिखाई थी, खतरनाक किस्म की फुटेज थी, जिसके नीचे वो उल्टा टैंकर, नीचे गाड़ी भी दब गई, एक बंदा मर गया बीच में। क्या हुआ उधर? उस क्या ब्रेकें फेल हो गई थी, बारिश की वजह से स्लिप हो गए, क्या हुआ? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये हादसा मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट हुआ, लेकिन उसके बाद मामला कुछ ऐसे था कि ये हुआ कोई रात गए 1:30 बजे के करीब। रात से लेके सुबह सवेरे तक जो ट्रैफिक की हशर नशर था पूरे शहर में, हम ट्रैफिक पुलिस हुकाम से जब बात करते थे तो वो कहते थे इलाकाई पुलिस देखेगी। इलाकाई पुलिस कहती थी कि जो मुतलका इंतजामिया है उनके पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए था।
इस जो टैंकर कल्टी हुआ था, उल्टा था, इसमें जो है जो जहाज़ों में फ्यूल भरा जाता है वो फ्यूल था, जेट ऑयल था, जेट फ्यूल था इसके अंदर। वो इस लेवल के कंटेनर में जा रहा है। अच्छा, पहले बात हो रही थी जैसे गैसोलीन टाइप, बिल्कुल ऐसे ये वो, और लोग बोतलों में जमा कर रहे हैं उसे। अच्छा, कोई एक्सपीरियंस्ड अमला वहाँ नहीं था। ट्रैफिक पुलिस ने अपनी मदद आपके तहत जो है इसको पहले हटाने की कोशिश की, लेकिन जब ये पता चला कि इसमें जेट फ्यूल है और ये फ्लेमेबल है और ये किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है, तो वहाँ से तमाम तर सड़कों की उनकी मजबूरी थी कि उसको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से मेन शारा फैसल हो या उसके अतराफ की सड़कें तमाम तर ब्लॉक हुई। फिर इसका तरीक़ेकार ये बनता था कि इसको जो है कोई सक्शन पंप लगा के इसमें से ऑयल निकाला जाए। वो मैंने दिया। आपको याद होगा कि 2 साल कबल जो अहमदपुर शर्किया वाला वाक़या हुआ था, ये सेम उसी नौयत का वाक़या था। ये तो खुशकिस्मती थे कि फौरी तौर पर जो है वो इस पर कार्रवाई करनी थी, सड़कें ब्लॉक कर दी गई। फिर इन्होंने सक्शन पंप जो है वो किसी प्राइवेट कंपनी से लेकर वहाँ लगाया। लगाने के बाद यहाँ से जो इसमें 40,000 लीटर के करीब जो ऑयल था वो इसमें से निकालने के बाद अदरवाइज ये इधर पड़ा हुआ तो इट्स लाइक अ टिकिंग बॉम्ब। यस, क्योंकि ये तो 3 दिन लग जाते खाली ना। और जिस तरह अहमदपुर शर्किया के वाक़े के अंदर जो है वो लोग वहाँ से कैन भर रहे थे, यहाँ से भी वैसे फुटेज आई है, सेम बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ थी। और मैंने बाकायदा खुद खड़े होकर वहाँ देखा कि बच्चे बड़े सब वहाँ से बोतलों में लेकर जा रहे हैं, बाल्टियों में क्या जो है वो। ये जो रूट था जहाँ से ये टैंक इतना बड़ा, मतलब ये फ्लेमेबल चीज है, ये अलाउड होता है इन टैंकर्स को या रात का वक्त है, रात को अलाउड होता है शायद? देखें, अगर वाटर टैंकर है, फ्यूल, ये ऐसे हैं कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, ये दिन के औकात में भी अलाउ होता है। जिनकी टाइमिंग फिक्स्ड है, वो जो शहर से बाहर जाने होते हैं, ट्रैफिक पुलिस को काम ये बताते हैं, उनकी टाइमिंग फिक्स है। लेकिन चूंकि ये पूरे दिन इसकी खपत होती है शहर के अंदर, तो इसलिए करके इनको अलाउ करते हैं। लेकिन आप इस कंटेनर्स की इसकी हालत देखें, जंग आलूद है और इतना सेंसिटिव मटीरियल इसके अंदर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। और ये बलोच कॉलोनी के कोरंगी से ये निकला था, बलोच कॉलोनी के रास्ते से होते हुए इसने जाना एयरपोर्ट ही था। और दूसरा लास्ट चीज, इसको हुआ क्या था? इसकी ब्रेकें फेल हो गई थी, व्हाट हैपेंड? देखिए, ये जो आपने देखा होगा कि बलोच कॉलोनी का जो ब्रिज है, उस ब्रिज पे ये जैसे ही चढ़ रहा था तो बताया जा रहा है कि इसकी ब्रेक फेल हुई है। इसके नीचे जो है वो एक गाड़ी दब गई, जैसे ये उल्टा है तो ओवर स्पीडिंग कर रहा था, तेज़ रफ्तारी से ऊपर चढ़ रहा था। चूँकि इसके अंदर लोड ज़्यादा था, 40,000 लीटर मैक्सिमम लोड से ज़्यादा लोड था, तो इस वजह से करके ये जो उलट गया। उलटने के बाद जो गाड़ी वाला मरा है वो जब ये उलट गया, इस कंटेनर को इसको कोई ऑन नहीं कर रहा था। 4 से 5 घंटे तो पुलिस को यही समझने में लगे कि ये किसका है और इसके अंदर है क्या चीज। ये तेल है, जहाज का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, क्या है? स्मेल नहीं होती वैसे, तो उस चीज से इसको वो नहीं पता चल सका। लेकिन ये तेल बहता रहा और लोग बढ़ते रहे वहाँ से। फिर इंतजामिया हरकत में आई है, मुकम्मल तौर पर कॉर्डन किया गया। ये वो सक्शन जब की जा रही थी उस वक्त के मनाज़िर हैं, क्योंकि शुरू में तो ये था ट्रेजेडी कि ये बहता रहेगा जब तक खाली होगा, मतलब बहता रहेगा जब तक खाली होगा तब उठाएंगे। कमाल आइडियाज होते हैं वैसे हमारे पास। नहीं, कमाल आइडियाज इसलिए होते हैं क्योंकि असलियत नहीं पता होती ना। ये एड हॉक बेसिस पे फैसले हो रहे हैं। 4 घंटे तक तो ये समझ रहे हैं कि करना क्या है, लोग इर्द गिर्द से गुजर रहे हैं। इसके लिए कोई मुतलका इदारा होना चाहिए था कि जो इसको कैसे साइड पर करना है, क्या करना है, सक्शन पंप लगाना है। किसी को कुछ यहाँ नहीं पता था, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो इलाकाई पुलिस हो, इंतजामिया हो। ये शहर अल्लाह तवक्कल ही चल रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है। मतलब ये लिटरली विद इन द पास्ट 2 डेज ये क्या क्या हुआ है, ये हमने अभी आपको बताया है। और इसमें वो जो स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह होते हैं ना, वो दूसरी चीज़ है, वो तो आम सी चीज़ होगी। ये वाकया, ये जो बुक्टी फैमिली वाला वाकया हुआ है, ये अब बेसिस बनेगा इस बात की कि कोई भी इस तरह सिविल लिबास में अपनी क्लैशनकोफों के साथ नहीं डालों में घूमेगा कराची के पॉश इलाकों में या कराची के किसी भी इलाकों में? क्या ये बेसिस बनेगा? अगर बनेगा तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन शायद ये बेसिस ना बने। डू नॉट बेट ऑन इट। या काशिफ, थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल। ओके जी, वुमेन एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान जो है उसका बड़ा कड़ा इम्तिहान है। आज सेमीफाइनल में मेज़बान श्रीलंका से टकराव होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। और आपको जल्दी से बता दें कि पहले सेमीफाइनल में इंडिया और बांग्लादेश की टीमें दोपहर 1:30 बजे आमने सामने होंगी। तो दिस इज़ गोइंग टू बी मैचेस टू वॉच। और इसमें जो जीतेंगे वो फाइनल में जाएंगे। वी आर होपिंग इट्स पाकिस्तान इंडिया फाइनल। इतना प्रेशर नहीं मैं ले सकता। इट इज पाकिस्तान वर्सेस एनीवन एल्स। ले लो प्रेशर, नो प्रॉब्लम।
अच्छा जी, ये एक हमने कहा कि आपको बता दें कि दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग। जी, एक और बात आपको बतानी है भाई, इंतज़ार की घड़ियां जो है ना वो ख़त्म हुई हैं, क्योंकि जियो फिल्म्स की पेशकश और मानू एनिमेशन स्टूडियो की तैयार करता पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म हमसे कह रहे हैं, ग्लास वर्कर इसका नाम है। ये मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले और जियो फिल्म्स के बैनर तले पाकिस्तान भर के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जा चुकी है। मैं आपको बताऊं कि दिस इज गोइंग टू बी समथिंग टू वॉच, क्योंकि जब ये हमारे शो पे आए थे इनके उस्मान रियाज जो द मेकर ऑफ द मूवी, तो उनकी जो सेंस थी, जितने साल लगे हैं बनने में और जितनी उसमें उन्होंने अचीव की है पढ़ के डेडिकेशन के साथ, ये लग रहा था कि दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो ये ज़रूर आप जाके देखें। कल इसका प्रीमियर हुआ है, बड़े लोग इसमें मौजूद थे और लोगों को बहुत पसंद आई ये फिल्म। और इसकी एनिमेशन है ना वो ज़रा जापानीज फॉर्म, अगर आपने वो हमारा शो देखा हो एनिमे, तो उस तर्ज की है। इट्स डिफरेंट, इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स इन उर्दू, तो आप उर्दू में भी इसको देख सकते हैं, अंग्रेजी में भी है, अंग्रेजी में भी है। भाई हुकूमत ने बजट में तनख्वाहदारों पर जितना चाहा टैक्स लगाया, लेकिन इत्तलात हैं कि अभी इस तबके को एक और रगड़ा देने की तैयारियां हो रही हैं। हुकूमती ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि IMF भी समझता है कि यही वो तबका है जहां से हुकूमत आसानी से रुपया इकट्ठा कर सकती है, जबकि भारत में मोदी हुकूमत ने पहले बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ दिया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी है, यानी 75,000 तक तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स नहीं होगा। हालांकि इस फैसले से भारतीय हुकूमत को 37,000 करोड़ का नुकसान होगा, मगर क्या कीजिए कि उधर अभी भी हुकूमत तनख्वाहदारों ही को मजीद निचोड़ने पर तुली हुई है। ज़राए का दावा है कि इस मामले में FPR को IMF की खामोश रजामंदी भी हासिल हो गई। मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं मजीद नहीं बता, मुझे इस बात का डिप्रेशन है और आपसे अपोलोजाइज कर रहे हैं हम। हमारे पास कोई अच्छी खबर नहीं है आज आपके पास, और ख़ासतौर पे ये वाली जो होती है ना, इसका एक और लेवल होता है। तो दरअसल बताएं आपको कि FPR को 2025 के अख्ताम तक मजीद 85 अरब रुपए दरकार हैं, जिसके लिए वो मिनी बजट पे तनख्वाहदार तबके ही को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चंद दिन पहले खुद मान चुके हैं कि तनख्वाहदारों का एहतजाज जायज़ है। इस बजट में यकीनन टैक्सेस लगे हैं, जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर भी टैक्स लगा है, जिसके ऊपर एक उन्होंने जायज़ तौर पर उन्होंने एक अपना एहतजाज किया है। उन्होंने कहा कि क्या बस हम ही लोग रह गए हैं टैक्स देने के लिए, जिनके पास बेपनाह वसाइल हैं और वो करोड़ों अरबों डॉलर ले जाते हैं, उनके बारे में कभी किसी हुकूमत ने सोचा? ये है सूरत हाल। इस वक्त कई सेक्टर्स ऐसे हैं जो धौंस, धमकी और हड़तालों के जरिए हालिया बजट में आए टैक्सेस कम करवा चुके हैं। अब और तो और रिटेलर्स ने भी टैक्स देने से इनकार करते हुए दुकानें बंद करने की अब धमकी दे दी है। FPR की दस्तावेज़ात के मुताबिक तनख्वाहदार तबके ने गुज़िश्ता साल 368 अरब रुपए टैक्स जमा कराया है, जबकि इसके मुकाबले में लाडले सेक्टर्स जो हैं उन्होंने महज 93 अरब रुपए टैक्स दिया है, जैसे कि एक्सपोर्टर्स वगैरह भी। हुकूमत को मालूम होना चाहिए कि बहुत से निजी शोबे मुलाजमीन को साल हाँ साल से सालाना इंक्रीमेंट देने से भी कासिर हैं, और ऐसे में जो ऑलरेडी आप तनख्वाह ले रहे हैं उसमें कमी के मुतरादिफ है इन टैक्सों का नफाज, जो कि जुल्म है, ज़्यादती है। और इस पे एक इत्तेहाद है जो काम कर रहा है, जिसको हम कहते हैं तनख्वाहदार इत्तेहाद पाकिस्तान। इसके एक रिप्रेजेंटेटिव से हमने आपकी पहले भी मुलाकात कराई थी, और आज हमारे पास ईशा फजल साहिबा मौजूद हैं, एक निजी कंपनी में मुलाजिम हैं। लेकिन तनख्वाहदार क्या कर सकते हैं, उनके इदारे उन्हें क्या सहूलत देंगे, उनकी आवाज़ हुक्काम वाला तक पहुँचाने में क्या कोई कलम छोड़ हड़ताल इसका हल है, प्रोटेस्ट इसका हल है, किस तरह से ये अपनी आवाज़, एक तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम इनकी आवाज़ बनेंगे और इनसे जानेंगे। ईशा, अस्सलाम वालेकुम। ईशा, क्या फ़र्क पड़ा है, मतलब आप बताइए, एक इंसान जो पहले कमा रहा था, अब जब वो तनख्वाह लेगा जुलाई में, कितनी कमी होगी उसमें? जी, अगर उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है तो? बिल्कुल, कई लोगों को मैं जानती हूँ जिनके जुलाई के पेरोल्स अभी प्रोसेस हो चुके हैं, और आमतौर पे कंपनीज़ में तनख्वाहें जनवरी मार्च के अराउंड बढ़ती हैं, तो इंक्रीमेंट्स अगर लगने थे तो वो लग ही चुके हैं। तो अब जून और जुलाई की सैलरीज में
50,000 तक का भी फ़र्क आया है लोगों को, क्योंकि ख़ास तौर पे एक तो इन्होंने स्लैब रेट बढ़ाया है, जो कि लाइक जो पहले 27% के स्लैब में लोग फॉल करते थे उनके लिए भी स्लैब रेट अब 35% कर दिया है, प्लस उसके ऊपर 10% सरचार्ज भी है, यानी कि अगर आपका 35% का टैक्स रेट है तो 3.5% टैक्स और लगेगा, क्योंकि टैक्स की जो शरह है उसका 10% ये मज़ीद है। तो उसको सब चीज़ों को अकाउंट फॉर करते हुए जब लोगों के ये इस महीने के पेरोल्स आए हैं तो उसमें 50, 55,000, 60,000 तक की एक्सेस डिडक्शन हुई है, कटौती हुई है। एग्जैक्टली, यानी कि अगर उसको पिछले महीने लेट से उसको 2.5 लाख रुपए मिल रहे थे तो अब उसको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। दिस इज अ ट्रेजेडी। इसमें हम क्या जून से जुलाई में ये इम्पैक्ट है। सिर्फ एक महीने के फासले से अगर आप 2.5 लाख रुपए माहाना कमा रहे थे और आपने जाहिर खर्चे आपने बच्चों को उसी हिसाब से स्कूल में डाला होता है, आप उसी हिसाब से किराए के घर में रह रहे होते हैं, आपके बजट्स मतलब सब कुछ उस तरह हो चुका होता है कि आपकी तनख्वाह में से अचानक 50,000 रुपए। ईशा आप क्या देखती हैं, मतलब ठीक है हम इसका रोना भी रो रहे हैं और हम इस पे बात भी करते हैं, लगता नहीं है कि कोई इसकी कोई सुनवाई होने वाली है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, क्योंकि और बहुत से सेक्टर्स हैं जो अपनी मनवा लेते हैं लेकिन सैलरीड क्लास वो सेक्टर नहीं है, उन्हीं पे वो जाएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, शरीफ लोग हैं, इस तरह से कोई धरना या कोई पुरतशद्दुद किस्म के एहतजाज हम नहीं कर सकते। हालांकि आई एम क्वेश्चनिंग दैट दीस डेज, जब इतना बोझ डाला जाए तो हम हमारी शराफत फिर किस काम की? जी अब जैसे कि न्यूज़ है कि मिनी बजट में मजीद हमारी गर्दनें काटने का प्लान है, तो यकीनन अगर ऐसा कुछ होगा तो कभी ना कभी तो ये तबका भी खड़ा हो ही जाएगा। नहीं, अब ये तबका खड़ा हो रहा है, अब इसकी तरफ से आवाज आना शुरू हो गई है, इससे पहले तो आवाज ही नहीं आती थी। बिल्कुल सही बात, ठीक है, क्योंकि जाहिर है एक तो कॉर्पोरेट जिम्मेदारियां इतनी होती हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप काम में जुटे रहें और उसके बाद एहतजाज भी करें। इदारे क्या सपोर्ट फराहम करने के लिए तैयार हैं अभी, या फिर अभी ये फजा आप और हम मिलकर बनाएंगे कि इदारे भी अपने मुलाजमीन को सपोर्ट करें किसी तरह से, ये आवाज़ हुक्काम तक पहुंचाने के लिए, ये एहतजाज हुक्काम तक पहुंचाने के लिए? मैं समझती हूँ कि हमारी आवाज़ तो सही कानों तक पहुंच रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा जो अलायंस है, जैसे आपने बोला तनख्वाहदार इत्तेहाद, ये पिछले साल बना था, पिछले साल इसके ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना काम किया है कि हम ये तो तसल्ली रख सकते हैं कि हमारी आवाज़ पहुँची है सही कानों तक। वज़ीर आज़म साहब ने भी हमारी बात करी है, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बात की है, तो एटलीस्ट वी हैव बीन एबल टू कन्वे आवर मैसेज टू देम। लेकिन अब ये ज़रूर है कि उनको हमें कन्विंस करना है कि हमारी जान बख्शी करें, और जो आपने हमसे वसूलियाँ करने का सोचा है उसके लिए दूसरे तबकों को भी तो ज़रा नेट में लेकर आए। लेकिन ईशा, जब हमें इस किस्म की बातें सुनने को मिल जाती हैं कि जी ये रिक्वायरमेंट तो IMF की है और हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये एक टारगेट है। से तो लोन पिछली हुकूमतें लेती रही हैं, ये हुकूमत भी ले रही है, क्या उस लोन का कभी मुझे फ़ायदा हुआ? एक आम इंसान को पाकिस्तान में कभी उस चीज़ का फ़ायदा हुआ? कुछ तजावीज़ हैं जो आप लोग राउट बता सकें, मतलब आपका इत्तेहाद अगर मुलाकात करें फाइनेंस मिनिस्टर से, आप जैसे पढ़े लिखे लोग, यू आर योरसेल्फ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो आप लोग कुछ सजेशंस लेके जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए फ़िलहाल तो हमारी गवर्नमेंट से डिमांड यही है कि फ़ौरी तौर पे कम से कम सैलरी क्लास के लिए टैक्स रेट्स पिछले साल वाले ही इम्प्लीमेंट किए जाएं। जो पिछले साल हमारे रेट्स थे वो ही होने चाहिए। देखिए वैसे भी एक लॉजिकल सी बात है, मैं अपनी कंपनी में काम करती हूँ, मैं मिडिल मैनेजमेंट ब्रैकेट में आती हूँ, मेरी तनख्वाह मेरे CEO जितनी नहीं है लेकिन मेरा टैक्स रेट उन्हीं के जितना है, तो ऐसा क्यों है? ये तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नाइंसाफी। तो यही हम चाहते हैं कि जिस तरह से पिछले साल के रेट्स थे कम से कम वहाँ उस लेवल पर ही आप लेकर आ जाएं। आपने पिछले 2-3 साल से मुस्तकिल, पहले आपने टैक्स क्रेडिट्स ख़त्म कर दिए, सैलरी क्लास को कुछ अलाउंसेस मिलते थे टैक्स में, वो ख़त्म कर दिए, पिछले साल आपने रेट्स बढ़ाए, इस बार फिर आपने रेट्स बढ़ाए, आखिर ये कब तक? मतलब आज भी हम नहीं बोलेंगे, अगले साल फिर इनको मौका मिलेगा। सरचार्ज के नाम पे ले आए हैं, क्या इनको रोकेगी चीज़ कि ये इसको स्लैब रेट में ही ना डाल दें? तो ये हमारी कोशिश है कि कम से कम इसको पिछले साल वाले लेवल पे लाएं, और उसके लिए हम मीडिया के जरिए अपना मैसेज चलिए जी, ये मुतालबा है तनख्वाहदार इत्तेहाद पाकिस्तान का कि पिछले साल वाले लेवल पर तनख्वाहों के टैक्सेस को लाया जाए, क्योंकि इस तरह गुजारा नहीं हो सकता और इनकी ये कोशिश जद्दोजहद जारी रहेगी। शुक्रिया आपका ईशा फजल साहब, थैंक यू। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम ज़रा अब कोई अच्छी बात करने लगे, क्योंकि आज का शो जो था ज़रा मुश्किल हो गया था, लेकिन हमारे साथ है 29 ईयर्स ओल्ड नूर ज़रमीना, जो कि जिन्होंने मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2024 का टाइटल जीत लिया है। अब इनका अगला स्टेप क्या होगा, अगला पड़ाव क्या होगा, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, ये सब कुछ हम पूछेंगे। नूर ज़रमीना इज विद अस, मिस यूनिवर्स पाकिस्तान।
Pakistan. Congratulations. Congratulations, so much. Zarmeena. You were walking in when we saw your height and we were like, okay, one tick mark over there. How does it feel to be representing Pakistan on such a platform? It feels exhilarating. It's the second time we've ever competed at Miss Universe, so it's an honor. I'm very excited. How lovely is that? As in, have you ever always, was this in your mind always that you want to represent Pakistan at such a platform? How did you start your journey? Please share something about the journey that you've been through. It was never in my plans, I have to say. This kind of came out of nowhere. I met Erica Robin a couple of months ago and she encouraged me to apply, but I've had a very unorthodox career path. I used to work in venture capital and then I moved back to Pakistan only recently to pursue acting, and I'm also modeling a bit now, and yeah, it's just kind of worked out. So please, we are very curious because in Pakistan, you know, we don't really get to see beauty pageants happening, and this is very new to us. Of course, Erica opened up the doors for that, but where did this competition take place, and were there many Pakistani girls? Do they travel from Pakistan to become a part of this competition? Yeah, so the competition itself was in the Maldives, so we filmed everything there. And yeah, there were 9 girls, including myself. We were all from different parts of Pakistan. We had representation from Karachi, Lahore, Islamabad, Gujranwala. So it was a nice mix of girls. And we were the shortlisted 9 women that they chose. And how do you proceed now? As in, is there a next step? Would you be representing Pakistan at a global stage where participants from other countries would be there as well? That's correct. So the next step now that I've been chosen to represent Pakistan is to go to the finals. The finals will take place in mid-November in Mexico City, and I'll be competing against 100 other women who are all representing their own And we would be cheering for you, certainly. I hope so. Let me translate a little bit. तो लिहाजा ये मालदीव्स में हुआ ये competition जिसमें ये जीती और भी लड़कियां थी पाकिस्तान से, और अब जो final जो मिस यूनिवर्स का होता है contest वो होगा मेक्सिको में. Is that right? Correct. Yeah. And it is also not always about beauty. You know, Miss Universe, historically we have seen they have been associated to the causes which are close to their heart, advocating different things. It may be a global issue or a regional issue or a national issue. So what causes are really close to your heart, or what do you want to advocate for? Yeah, that's a great question. I think it's hard to choose one because the platform gives you such an opportunity, so it's difficult to pick one. But I think being a woman in Pakistan, I think safety for women is always top of mind for me. And I studied biology in university, so I'm quite passionate about finding good changes to implement for, you know, climate change and seeing how Pakistan can react to climate change. I'm sure we've all experienced the extreme heat wave this summer, and again, that is a consequence of that. So just to equip the country with, you know, the necessary resources and tools to be ready for that, because Pakistan will be one of the most affected countries in the world by climate change. So it'll be a host of things. It'll be difficult to choose, but I think these are the 2 that are most close to my heart. I'm sure you'll do a good job of representing especially these issues. But we've seen in Miss Universe contest, there is always a segment where you have to display your talent. So we are wondering, do you sing, do you act, what do you do? I'd like to think I can act because that's my career path, but actually this year they've eliminated that round. There is no talent round. Oh, really? Yeah, I think if I had to choose, that would be dance. I grew up dancing a lot at weddings, Bollywood style, so that would have been my talent of choice. And you know, very layman questions. This crown that, you know, you ultimately get for being crowned the Miss Universe Pakistan, is it like real gems? Is it heavy on your head? Do you guys practice? You know, I can't believe that you want to know that. You know, because this is new for us. Yeah, no, a good question. I'm assuming it's all real because it was very handled with extreme care in the Maldives. I don't know if you saw the video of me being crowned, but I didn't let go of the crown because I knew if I drop it, I'm in trouble. But it's quite heavy. Yeah, I wasn't mentally prepared for that. Yeah. Okay, now obviously you're very confident, and what are your chances? Because let's face it, you know, even when one goes for a job interview, you have to know your positives, your strengths. What is your edge, you know, when you are competing with girls, pretty girls, talented girls from the rest of the world? I was asked this question in the Maldives as well. Why should we pick you? I think that the winner should be a representative for all women around the world. And I've had the privilege of growing up in so many different countries. So I would say my edge would be my international exposure, the ability to connect with people from different walks of life, different cultures, backgrounds, religions. So I'm hoping that when I go to Mexico, I can connect with the jury, the committee that, you know, decides
and I'm going to have a great support system. Erica has been such a mentor, such an inspiration as well. So I'm really excited to do my best and bring the crown. बहुत सारी बातें कर रही हैं नूर और वो कह रही हैं कि जो क्राउन होता है बहुत हैवी होता है, बहुत ही केयर से हैंडल करना पड़ता है और साथ ही बहुत सारी कॉजेज़ हैं जो इनके दिल के करीब हैं, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग है, ख़वातीन की सेफ्टी है पाकिस्तान को लेकर, जिस पे बात करना चाहती हैं, आगे दुनिया में पाकिस्तानी ख़वातीन की आवाज़ बनना चाहती हैं और ये गुफ्तगू अभी जारी है. एक और बड़ा another thing, and I would love to, and this perhaps is a question of you know, on behalf of all of you, because be it sports or anything else, we are in a constant competition with our neighbor India. So, and you know, India has already had this Miss Universe, Miss World, they have won multiple it many times, multiple times. Do you feel that as a pressure on you, or because in any competition, when we feel that we are also competing with India, we want to be the winner. For instance, we were just talking about women cricket a while ago, and we were actually hoping, there's a possibility that we end up having a final with India. So, wow. So as much as we were so this is also a that, competition. I think there are healthy levels of competition, and you know, if Pakistan wants to see me go head to head with Miss India, I mean, all the more reason to come support, watch the show in Mexico. I personally, I have many friends who are from India. I don't feel any of that particular competition, but I think it'll be fun to see how fans react. Because the platform is different now. You're representing, like, you know, millions of people here from Pakistan. Yeah, I think that, you know, I understand that there are different levels of competition, but Erica described it to be really, you know, sportsmanship, companionship. She's actually good friends with Miss India from last year, so I'm hoping we can build that friendship, but also I understand that there are going to be a lot of eyes on me versus India, and I hope that we can put on a good show. We would certainly like to mention Erica Robin, who was the first and उन्होंने बहुत सारी लड़कियों के लिए रास्ता खोला, ये रास्ता दिखाया और पेजेंट्स ने itself भी evolve किया और वो जो compulsion होती थी वो बहुत सारी ख़त्म की और अब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट अगर कर रही हैं तो आप अपने हिसाब से अपने तरीके से स्टाइल कर सकती हैं. और एरिका एक्चुअली जब हमारे शो पे भी आई थी तो हमें बड़ा अच्छा लगा था कि अगर हमारी रिप्रेजेंटेशन हो आज की लड़की खातून whatever you want to call it पाकिस्तान की, तो वो इस किस्म की होनी चाहिए. they need to be intelligent और एक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक फ्यूचर प्लान होना चाहिए जिस पे अब हम इधर आते हैं. What level of acceptance the world is right now? For instance, although these pageants have changed a few of their rules as well, as in the ever evolving idea of beauty as well, and there's a particular idea of beauty that, you know, we are surrounded by here in our society, gora rang, lambe baal and all that. Do you see that changing? For sure. I think, like you mentioned, is Sal, the rules have completely changed. I would not have been able to compete as a 29-year-old just a few years ago. So I think, you know, how we define beauty is evolving, and I think there's a lot of responsibility on beauty pageants to set the standard, because essentially we're competing about our beauty, but it's actually much more complex than that, which is what I've learned. I think there's a responsibility to show different styles and versions of beauty, whether you're in your 60s, whether you're you know, curvy, whether you have curly hair or straight hair, and I'm really hoping to, you know, champion that myself. And finally, will we see you after the competition is done and all that? Will we see you in Pakistani dramas and movies? I hope so. That is the plan. That's the plan. All right. Yeah, that's the plan for sure. Best of luck, Noor Zarmeena. Thank you for being here. मैं उर्दू में बात भी करूँगी आपसे. Lovely, जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात होगी. So ये हैं हमारी representative for Miss Universe, Noor Zarmeena. Thank you and good luck, Noor. बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you. All right, that's all for today. और have a great weekend. हम आपको मिलेंगे on Monday. Bye.